नमस्कार दोस्तों, सेहत पॉडकास्ट विद सौम्या में आपका स्वागत है और मैं हूं सौम्या शुक्ला। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की। जी हाँ, कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि बच्चे सच्चे होने के साथ साथ थोड़े से कच्चे भी होने लगे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कच्चे का क्या मतलब है। तो मेरा यहाँ कच्चे का मतलब ये है कि बच्चे आजकल बहुत ही ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव होने लगे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या पेरेंट्स परवरिश में कहीं कमी रह जा रही है पेरेंट्स की, या फिर मैं कहूँ कि पेरेंट्स बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, या ये डिजिटल दुनिया की देन है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के जाने माने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश चंद्र पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इस टेक्निकल पॉइंट पे अपनी राय देने के लिए। जी, तो अगर बात पेरेंट्स की हो ही गई है, बच्चों की हो ही रही है, तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा कि एक अच्छी पेरेंटिंग को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इसी कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं जहाँ पे बात आती है अच्छी पेरेंटिंग। क्योंकि जब अच्छी पेरेंटिंग आती है तो बुरी पेरेंटिंग समझ में आने लग जाता है। हाँ जी। देखिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यहाँ है। क्योंकि देखिए, पहले हम ये समझते हैं ना कि हम किस चीज़ के लिए ये सब कर रहे हैं। एक बच्चे के लिए कर रहे हैं। बच्चा है क्या? बच्चा एक यूनिक सिस्टम है, मतलब वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम किसी पुराने फॉर्मूले को फॉलो करके उसकी पेरेंटिंग कर लेंगे। हाँ, तो मतलब देखिए, कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं कोई होता है। फॉर्मूला, इसीलिए अच्छा बुरा शब्द को हटाते हैं। क्योंकि देखिए, मेरी काउंसलिंग में मैं क्या फील करता हूँ ना, कई बार पेरेंट गिल्ट लेके आते हैं कि सर मैं अपने बच्चे को ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं दे पाया, दूसरे पेरेंट्स ये कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो गिल्ट होता है पेरेंटिंग का, ये बहुत निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। क्योंकि हम गिल्ट में आने के बाद ज़्यादा गलत काम कर जाते हैं या बच्चों के लिए गलत कर जाते हैं इंस्टेड ऑफ कि उनके लिए पॉजिटिव करने के। तो ये इस कॉन्सेप्ट से बाहर होना होगा। अच्छा, बच्चे के बारे में लोग बात कर रहे थे। 50% बच्चा तो यूनिक है, बिकॉज वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बिल्कुल नया है। जिसको हम समझते हैं ना कि भाई फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता, डीएनए मैच नहीं करता, दैट मीन्स वो यूनिक तो है। अब आपके हाथ में 50% बचता है, वो है आपकी साइकोलॉजिकल पेरेंटिंग। तो ये मानना होगा कि अगर हम एक यूनिक बच्चे की पेरेंटिंग कर रहे हैं तो हर बच्चे के लिए यूनिक फॉर्मूला ही चलता है। इसलिए अच्छी बुरी पेरेंटिंग की बात नहीं सोचते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि हाँ, हम अपनी पेरेंटिंग को हेल्दी पेरेंटिंग रखें, हम अपने बच्चे के अकॉर्डिंग मोल्ड करें। ऐसा ना हो कि हम बच्चे को सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड करें कि नहीं आप ऐसे आओ, नहीं, वो जैसा है उसके अकॉर्डिंग अगर मोल्ड करें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें ईजी होंगी, बच्चा भी समझेगा, हम भी समझेंगे। देखिए, पेरेंटिंग सिर्फ बच्चे की ही नहीं हो रही होती, पेरेंटिंग खुद की भी हो रही होती है, क्योंकि हम खुद को भी इवोल्यूएट कर रहे होते हैं और डेवलप कर रहे होते हैं। तो ये टू वे प्रोसेस है और मुझे लगता है कि थोड़ा रिलैक्स रह के किया जाए तो ज़्यादा आसानी से हो सकता है, स्ट्रेस ना लिया तो बेटर है जी। अच्छा, अगर ध्यान दें कि कोरोना के बाद क्या बच्चों के स्वभाव में भी बदलाव आया है, और इसी तरीके से पेरेंट्स का जो बच्चों के प्रति नज़रिया था, उनको पालने का जो एक तरीका था, उसमें भी कुछ बदलाव आया है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कोरोना के बाद मुझे लगता है ना पूरी दुनिया में बदलाव हो गया। सिर्फ बच्चों की बात क्यों करें, हम पेरेंट्स ही बदल गए। हाँ। बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि उनको कुछ ऐसा करने को पड़ा जो उन्होंने कभी सोचा नहीं और सीखा भी नहीं। जैसे कि उनकी पूरी एजुकेशन सिस्टम में एकदम से ऑनलाइन चीज़ें आ गई, मोबाइल, टैबलेट्स, क्लासेस, जो कि शायद हमने कभी सोचा ही नहीं होगा कि कभी कोई ऑनलाइन भी पढ़ाई हो सकती होगी शायद दुनिया में। बट उन छोटे बच्चों को ये सब करना पड़ा। तो अब प्रॉब्लम क्या, देखिए कि हर चीज़ की दो एक्सपेक्ट होते हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कनेक्टेड है। तो जो पॉजिटिव होना था वो तो खैर बाद में होगा शायद, लेकिन नेगेटिव पहले हुआ। और नेगेटिव ये हुआ कि बच्चों ने पढ़ाई को बहुत ईजी में लेना शुरू कर दिया। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में क्या कोई प्रेशर नहीं है, आप किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप स्क्रीन को देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, नोबडी नोज। आपको होमवर्क जो दिया जा रहा है कभी डिजिटल है कभी ऑफलाइन है, पेरेंट्स को ना समझ नहीं है कि वो क्या इसको एनालाइज करें, कैसे देखें जी। तो बच्चों ने, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा तो पॉजिटिव और ज़्यादा नेगेटिव इसको लिया और उन्होंने उसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया जी। क्योंकि जो चैनल था शायद इंटरटेनमेंट का, उसको हमने एजुकेशन में कन्वर्ट किया, बट एक्चुअली वो था तो इंटरटेनमेंट ही। तो मोबाइल और इंटरनेट ने एक्चुअली अपना काम किया और बच्चे उसमें ज़्यादा इंटरटेनमेंट में लग गए और ये हुआ चेंज। बच्चे
पढ़ाई की बजाय दूसरी चीज़ों में ज़्यादा लग गए। वो चीज़ें क्या हैं? पहला, ऑनलाइन गेमिंग। दूसरा, ऑनलाइन अर्निंग। अब वो ये सोच रहे हैं कि कम पढ़ लिख कर भी हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, बिकॉज कंटेंट क्रिएटर तो वही करते हैं ना, जो सेल हो रहा है वो बेच रहे हैं, तो वो उसको वही दिखा रहे हैं, वो उसको ईजी बना रहे हैं। देखिए मेरी काउंसलिंग में इधर बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। पहले चेंज ये आया कि आज की बच्चा, जो छोटा बच्चा है, 7th-8th क्लास में है, वो अर्निंग की बात करने लगा कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, मैं ऑनलाइन कमाऊंगा, मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ, मैं कुछ भी बन सकता हूँ, ऑनलाइन गेम बना सकता हूँ। बट वो बेसिक एजुकेशन कंप्लीट नहीं करना चाहता, तो उसके दिमाग में लगता है कि भाई बहुत एजुकेशन से क्या फ़ायदा होगा, कम पैसे या कम पढ़ाई में भी हमें बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हुआ। तो पढ़ाई को लेकर बच्चों का ये जो चेंज है वो बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि देखिए मैं काउंसलर हूँ, शायद मैं नेगेटिव चीज़ों से डील करता हूँ बेसिकली, बट मैंने ये देखा है कि बच्चों में बहुत बड़ा बदलाव आया। अब वो हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। हार्ड वर्क मीन्स अब बच्चे ज़्यादा लिखना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है सब कुछ डिजिटल है। टीचर्स को भी लगता है कि ठीक है बच्चा लिख नहीं रहा है तो PDF JPG फॉर्मेट, एक नई चीज़ें हम लोगों ने सीख ली हैं, वो होमवर्क ऐसे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ब्लैक बोर्ड की वैल्यू कम हुई, डिजिटल बोर्ड की वैल्यू बढ़ गई। और इसका नुकसान क्या हुआ कि बच्चों ने पढ़ाई से बहुत ज़्यादा अपने आप को एक तरीके से डाइवर्ट कर लिया है। और शायद ये सबसे बड़ा लॉस है, जिसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और शायद आने वाले टाइम में बढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम देखिए अपने एजुकेशन की बात करें, हमारा एजुकेशन सिस्टम डिजिटल है ही नहीं। हमारा पूरा एजुकेशन कॉपी है, पेन बेस्ड है। आपको लिखना तो 10-15 पन्ने हैं, एग्ज़ाम में 3 घंटे लगातार लिखना है। मेरे पास ऐसे बच्चे आने लगे हैं जो एग्ज़ाम में पेपर छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि भाई मेरे हाथ में दर्द हो गया, मैं लिख नहीं पाया, या मैं थक गया। सो पहले होता था कि आता नहीं है पेपर, इससे छूट जा रहा है। अब ये छूट रहा है कि भाई मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। और एक फियर होता था कि नहीं पेपर लिखेंगे तो नंबर कम आएंगे, या नहीं लिख पाएंगे तो डांट पड़ेगी। अब उनको लगता है कुछ नहीं, ठीक है, नॉर्मल है, क्योंकि बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग पेपर छोड़ रहे हैं, तो हमने भी छोड़ दिया। तो नई सिचुएशन, नई प्रॉब्लम, तो हम लोग डेफिनेटली डेवलप तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ नए चेंजेस के साथ, जो कि थोड़े नुकसानदायक भी हैं। जी। अच्छा, अगर हम डिजिटल डिटॉक्स की बात करें जो आजकल कॉमन हो गया है बहुत, तो क्या ये पॉसिबल है अब? देखिए बड़ा अच्छा ये वर्ड किसी ने डेवलप कर लिया। डिटॉक्स का मतलब समझते हैं। डिटॉक्स का मतलब होता है कंप्लीटली उस चीज़ से बाहर निकालना। अब प्रॉब्लम ये है कि डिजिटल चीज़ें हमारी लाइफ का आज 100% है। मोबाइल पहले कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता था, अब मुझे नहीं लगता कि मोबाइल सिर्फ कम्युनिकेशन डिवाइस है। शायद मोबाइल अब एंटरटेनमेंट डिवाइस ज़्यादा हो गया है। तो हमारे सारे काम मोबाइल से, कि अब तो ऑफिस भी चल रहा है, बैंकिंग, सब कुछ इवन मोबाइल हो गया। तो डिजिटल हम 100% कनेक्टेड हैं। अब डिटॉक्स कैसे होंगे, ये पॉसिबल नहीं। हाँ, डिटॉक्स नहीं हो सकते बट मैनेज हो सकते हैं। क्योंकि एट द एंड हमें ये समझना होगा ना कि आखिर डिजिटली हमें लॉसेस क्या हो रहे हैं। डिजिटल लॉसेस क्या हो रहे हैं? टाइम हमारे पास नहीं है, वी आर बिजी, हम लोग सोशली इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहे हैं। आज की डेट में बहुत ईजी है सोशली इन्फ्लुएंस करना, सोशल मीडिया से लोगों को, अब तो पूरी कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करने की बातें सुनाई पड़ती हैं कि हाँ वो किसी चुनाव में कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये सब पॉसिबल है। इसका मतलब बहुत कुछ जो निगेटिव है उसको कंट्रोल करने का एक तरीका है कुछ फॉर्मूले बनाना। तो डिटॉक्स वक्त से हटते हैं बिकॉज हम लोग एक्सट्रीम की बात हमेशा सोचते हैं, नहीं, मैनेजमेंट की बात सोचते हैं। मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ ये कि आइए ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ इस डिवाइस से प्रॉब्लम हो रही है। इसको इजी में नहीं लेते हैं कि हाँ चलो चल रहा है, कर रहे हैं, नहीं, एक्सेप्टेड की प्रॉब्लम हो रही है। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भाई बच्चा मोबाइल चला रहा है, आप भी तो चला रहे हैं जी। बच्चा आपको कॉपी कर रहा है। अगर बच्चा मोबाइल के साथ सो रहा है तो आप भी सो रहे हैं। सो कुछ समझना सबको होगा, क्योंकि ये इन्फेक्शन है जो कि पूरी फैमिली में है जी। तो शुरुआत क्या कर सकते हैं? पहला ये डिसाइड करके कि भाई डिटॉक्स जैसी चीज़ों से बचना चाहिए। एक्सट्रीम नहीं हो सकता क्योंकि वो नेसेसिटी भी है जी। क्या कर सकते हैं? लाइन क्रिएट करते हैं। क्या लाइन क्रिएट करते हैं कि हम क्या कंट्रोल करें। तो पहली चीज़ तो ये याद रखें कि मोबाइल लेके कोई बेड पे नहीं जाएगा। मोबाइल कोई बेड पे ले जाने की चीज़ नहीं, इसलिए हम लोग स्लीपर्स नहीं लेके जाते, जबकि स्लीपर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है घर के लिए, बट उसको हम लोग थोड़ा सा डिसीजन बनाते रहे। जस्ट ये समझना होगा कि मोबाइल कोई सोने की चीज़ नहीं है। तो पहली चीज़, घर में एक प्लेटफॉर्म बनाइए
जहाँ पे हर कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे उस मोबाइल को रखना शुरू कर दे, एक प्लेटफॉर्म, एक जगह कि भाई सारे मोबाइल यहाँ रखे जाएंगे। तो ये शुरुआत यहाँ से कर दी। एक मेरी ख्याल से मैं कहूँगा कि ये एक पहला स्टेप होगा कि हम मोबाइल के बिना सोना शुरू करें। तो पहला, मोबाइल को किसी एक जगह पे रखना शुरू करिए। ये फॉर्मूला सबके लिए है। पेरेंट्स खुद फॉलो करें, बच्चे से कहें कि चलो भाई अब इसको रखते हैं इसके बिना। तो एक तो ये कि मोबाइल को दूर रखते हैं, उससे सोते नहीं। दूसरा, जगने के बाद एटलीस्ट आधे घंटे कोई भी मोबाइल छुए ना, क्योंकि देखिए हम जब जगते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश होता है। हमारे ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी नई आइडियाज़ आ रहे होते हैं। हमने जो सपने देखे होते हैं उसके इम्पैक्ट चल रहे होते हैं और ब्रेन बहुत कुछ नया सोचता है ऐसे समय में। लेकिन हम क्या करते हैं ना, उसको तुरंत फॉर्मल कर देते हैं। यानी हमने जैसे ही मोबाइल चलाया, आपको पता है कि मोबाइल में क्या करने वाले हैं। बेसिकली लोग फिक्स होते हैं, उनको यूट्यूब, व्हाटएवर, फेसबुक, इंस्टा, 2-4 चीज़ें हैं जो वो तुरंत क्लिक करते हैं। ये पैटर्न बन गया हमारे ब्रेन में। तो होता क्या कि हमारी जो ओरिजिनलिटी है वो डिस्ट्रॉय होती है, हमारी क्रिएटिविटी खराब हो जाती है और फिर हम उसी प्लेटफॉर्म पे दिन भर काम करते हैं। तो पहली चीज़ फिर से कहूँगा, डिटॉक्स नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। शुरुआत, एक फार्मूला तो अपना ही सकते हैं कि घर में कोई प्लेटफॉर्म बनाइए, उसमें अलग से रखिए और मॉर्निंग में जगने के बाद प्लीज़ आधे घंटे तक मोबाइल मत छूइए। दिन भर तो आपको छूना ही है, लेकिन एटलीस्ट उतना तो कंट्रोल कर लीजिए। अगर इतना कर ले गए तो ये मान लीजिए कि आप डिटॉक्स हो गए। बिल्कुल। अच्छा, बच्चे जो हैं डिजिटल कंटेंट देखकर आपको क्या लगता है मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से जल्दी बड़े हो जाते हैं, या अगर मैं कहूँ जो प्यूबर्टी के उनके लक्षण होते हैं वो भी जल्दी दिखने लगते हैं? तो क्या इसे हम एक इम्पैक्ट डिजिटल कंटेंट का मान सकते हैं? देखिए, इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं। प्यूबर्टी कोई साइकोलॉजिकल फिनोमिना नहीं है। जी। प्यूबर्टी एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, यानी बॉडी में जो चेंजेस आएंगे इसको मतलब बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप होना। वो तो बॉडी अपने नेचुरल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही करती है। लेकिन हाँ, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़रूर हो जाता है, क्योंकि एक एज पे आके अट्रैक्शन डेवलप होना शुरू होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों में ये चीज़ें थोड़ी जल्दी हो रही हैं। अच्छा, उसका रीज़न प्योरली जेंडर नहीं है। पहला रीज़न होता है खुद को शो ऑफ करना। जैसे कि लड़कों की हम बात करें तो लड़के बहुत जल्दी जिम ज्वाइन करना शुरू कर रहे हैं। लड़के ऐसी चीज़ों को शो ऑफ कर रहे हैं जो थोड़ी सी लीथल है, जैसे कि किसी गन के साथ दिखाना या गाड़ी तेज चलाना या उसके साथ वीडियो बनाना या कुछ ऐसा काम करना जिसमें टेस्टोस्टेरोन यानी मेल हार्मोन इन्वॉल्व हो, जैसे जंप करना, कूदना फांदना, ऊंची जगहों पर जाके फ़ोटो खिंचाना, रिस्की काम जिसे हम लोग कह सकते हैं। ये लड़कियां इसका उल्टा, यानी वो ब्यूटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। मेकअप हुआ, कपड़े हुआ, डांस हुआ, ये चीज़ें ठीक हैं बट ऑन अ सर्टेन लाइन। तो ये बात ठीक है कि डेवलपमेंट तेज़ी से हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और हाँ इसके नुकसान है, क्योंकि टाइम से पहले देखिए कोई भी चीज़ अगर होगी तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और देखिए क्या है ना कि हम पेरेंट्स ट्रेंड नहीं हैं इतनी तेज डेवलपमेंट के लिए। जिस बच्चे को हम अभी छोटा समझ रहे थे, सोच रहे थे कि क्लास 1, 2, 3, 4 में जा रहा है, वो एकदम से हमें लगता है कि अरे तो एडल्ट हो गया, और हम ये बिलीव नहीं कर पाते। और बच्चों में क्या है कि बच्चे कॉपी कर रहे हैं। सोशल मीडिया या डिजिटल चीज़ों से आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल, चाहे वो सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो रिलेशनशिप इन्फॉर्मेशन हो। तो इतने सारे जब डेटा हमारे ब्रेन में है तो हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो डेटा सजेस्ट कर रहा है, यानी हम वही बिहेव कर रहे हैं जो हमको दिख रहा है। तो ये कॉपी करने की जो प्रोसेस है, इसका नुकसान है। बच्चे ये सब चीज़ें कॉपी करने में कर रहे हैं और फिर इसका नुकसान हो रहा है। यानी मल्टीपल रिलेशन मुझे दिखाई पड़ते हैं अभी पेरेंट्स के साथ में। ऐसे ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं जहाँ पे एक छोटा लड़का या लड़की कह रहा है कि मैं रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ, या मेरा वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। अगर आपका बच्चा जो कि 5th और 6th क्लास में है और अगर वो आपसे कहे कि मेरा वो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो आपके लिए शॉक होगा कि आप ये डील कैसे करें। और फिर वो जब उन चीज़ों की डिमांड करेगा जो कि एडल्टहुड में ज़रूरत पड़ती है, तब प्रॉब्लम आती है। बच्चे पार्टी कर रहे हैं, बच्चे नाइट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इम्पैक्ट हो रहा है। और थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है इन चीज़ों से हैंडल करना, बिकॉज डिजिटल चीज़ों को हम रोक तो नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो तो अनलिमिटेड चलती चली जा रही हैं। बट हाँ, इसका सोल्यूशन एक ही आता है कि यस, घबराए नहीं, परेशान ना हो, बिकॉज वो बच्चा अभी छोटा है। प्रॉब्लम पेरेंट्स की आती है क्योंकि वो एंटिसिपेट करना शुरू करते हैं कि अच्छा ऐसा हो जाएगा,
अच्छा वैसा हो जाएगा। अब बिलीव नहीं करेंगे, एक पेरेंट्स कहते हैं कि सर मेरी लड़की क्या शादी तो नहीं कर लेगी भाग के। अब उनका बच्चा 7th क्लास में है और अभी वो एडल्ट भी नहीं है, बट उनके थॉट्स यहाँ तक जा रहे हैं कि क्या ये लोग ये नहीं कर लेंगे, वो नहीं कर लेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, हमारी इनसिक्योरिटी, हमारा डर बढ़ता है और फिर बच्चों को हम पेरेंटिंग करने के बजाय कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और वहाँ से शुरू हो जाती है इशू, लड़ाई, और वो चलती रहती है, बहुत बढ़ती है, क्योंकि फिर मेंटल हेल्थ ख़त्म होना शुरू होता है। अगर फैमिली में इश्यूज़ है, फैमिली में लोग प्रॉब्लम में हैं, तो फिर वो सब पे इम्पैक्ट आएगा और फिर उसको नुकसान होगा ही होगा। जी। अच्छा, अभी आपने इससे पहले स्कूल की बात करी थी कि कोरोना के बाद से कैसे स्कूल्स में पढ़ाई का पूरा तरीका ही बदल गया। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, शिक्षा को लेकर के उनका जो रुख है, कुछ सालों पहले एक आया था कि हम बच्चों को मार नहीं सकते हैं, स्कूल में टीचर्स बच्चों को मार नहीं सकते हैं। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले एक और फैसला आया कि अब आप उनको बच्चों को सज़ा भी टीचर्स नहीं दे सकते हैं और डांट भी नहीं सकते हैं, मारने की बात तो बहुत दूर की है। तो इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं कि कैसा पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ेगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो इन 2 वर्ड्स को समझते हैं, मारना और सजा देना। मारना इट्स जस्ट अ मेयर ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मारना वर्ड मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया। पेरेंट्स में अगर आपको लगता है आपने बच्चे को मारा तो आपने फ्रस्ट्रेशन में किया। हाँ। पनिशमेंट एक लॉजिकल सिस्टम है। पनिशमेंट में आपको पता होता है कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। जी। तो एक तो ये डिफरेंस है पनिशमेंट एंड इसमें। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस तरह के जो लॉज हैं, मैं थोड़ा इसको सपोर्ट नहीं करता। उसका रीज़न क्या है, देखिए शायद गलतियां हम में हैं और पेरेंट्स में भी हैं, टीचर्स में भी हैं। देखिए, पहले टीचर्स को हम पढ़ाना तो सिखाते हैं, पनिशमेंट देना क्यों नहीं सिखाते। हम उनको ये भी सिखाया ना कि अगर बच्चा नॉटी होगा तो किस आप उसे तरीके से डील कैसे करना हैंडल है। करेंगे। जी। हमने उनको सिखाया नहीं, अब वो नेचुरल तरीका अपनाते हैं जो शायद उन्होंने सीखा हो, वो शायद मारपीट हो। तो पनिशमेंट एक सिस्टम होता है, वो सिस्टमेटिक तरीके से होता है। तो पहले तो मुझे लगता है कि हमें अपने टीचर्स को ट्रेनिंग करनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जहाँ पे कोई बच्चा फॉलो नहीं कर रहा, ऑब्वियसली आप इतने सारे बच्चों में डील कर रहे हैं तो नहीं करेगा, तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि पनिशमेंट दिया कैसे जाता है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब चीज़ें निगेटिव इन्फॉर्मेशन आती है ना, तो लोग या हमारी कोर्ट या जुडिशरी या जो भी है, ये इमोशनली रिएक्ट करते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन आई किसी टीचर ने किसी को मारा और चोट लग गई, डेफिनेटली बुरा लगेगा ही लगेगा, सबको बुरा लगेगा। तो टीचर को सिखाते हैं कि वो थोड़ा ये समझें कि पनिशमेंट कैसे दिया जाता है। और देखिए, इसको इतना सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि देखिए टीचर को राइट्स होने चाहिए स्ट्रिक्ट होने की, बिकॉज वो गाइड है, वो टीचर है, वो सिखा रहा है। तो अगर हम टीचिंग की मेथोडोलॉजी ख़त्म करेंगे कि नहीं आप डांट नहीं सकते या कुछ कह नहीं सकते, फिर तो क्योस हो जाएगा ना। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, कुछ तो रूल होने चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग पनिशमेंट लॉजिकल है, मारना पीटना लॉजिकल नहीं है, बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं। अच्छा, बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो रहे हैं, जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है, बच्चे आजकल इतना सेंसिटिव कैसे हो रहे हैं? देखिए, इसको समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है। अब इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप शॉपिंग करने गए और आप बच्चे को लेके गए, तो आपके दिमाग में रहता है कि बच्चा बाहर आया है तो उसे कुछ ना कुछ चाहिए। ऑब्वियसली बच्चा भी समझता है कि मैं अगर शॉपिंग के आया हूँ तो मुझे कुछ चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए, मुझे टॉफ़ी चाहिए, मुझे कुछ भी कैंडी चाहिए। और वो उसको लेता है और आप उसको लेके चले आते हैं। अब ये धीरे धीरे शुरू होता है। अब एक दिन आप कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं लेना है, कैंडी घर पे है, टॉयज़ है, कुछ नहीं लेना है। फिर वो टेंट्रम करना शुरू करता है, वो इरिटेट करता है, आपको गुस्सा आता है और आप उसको मना करते हैं, लेकिन फिर आप थक के उसको कहते हैं कि नहीं चलो ले लो क्योंकि काम चल गया। हाँ। अब आप ध्यान देंगे तो आपने क्या सिखाया उसको, आपने शॉपिंग को जोड़ा उसकी परचेजिंग पावर से। अब उसको परचेज करना मतलब वो जाएगा दुकान पे तो कुछ ना कुछ खरीदना है। इवन कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई मैंने कुछ खरीदा नहीं बच्चे को, हाँ, बुरा फील होता है कि अरे गिल्ट फील करते हैं पेरेंट्स। कि हम बाहर आए और बच्चे ने कुछ लिया नहीं, आज मेरा बच्चा दुखी लग रहा है। मैंने अपने लिए शॉपिंग करी और जो बच्चे के लिए नहीं करी। तो देखिए ये क्या है ना, अब हम ये देख रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से अपने बच्चे को हार्डशिप नहीं सिखा रहे, चीज़ें ये नहीं सिखा रहे कि भाई शॉपिंग मदर की कपड़ों के लिए हुई है, आपकी कैंडी के लिए नहीं हुई। आपकी कैंडी की शॉपिंग अलग से हो सकती है ना।
आपकी टॉयज़ की शॉपिंग अलग से हो सकती है, बट आप उसको मर्ज क्यों कर रहे हो? आप शॉपिंग करने जा रहे हैं पर वो कैंडी के लिए जा रहा है। अब क्या है ना, यहाँ से खेल शुरू हो जाता है। ये तो रही एक स्टार्टिंग। अब और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने कहा कि मुझे कुछ खाना है, तो आपने कहा कि ठीक है तुम चिप्स खा लो। अब चिप्स का हमने पैकेट दे दिया उसको, अब वो पूरा चिप्स का पैकेट उसके राइट्स में आ गया। कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे दी हमने, वो उसका राइट हो गया। हम उसको शेयरिंग करना नहीं सिखा पा रहे, हम उसको ये नहीं सिखा पा रहे कि नहीं तुम्हारा राइट नहीं है, तुमको उसको देना पड़ेगा। पैकेट हम पैकेट दे रहे हैं। देखिए हम क्या ना, बच्चों को अपना हार्डशिप नहीं सिखा रहे कि मैनेज करना, एडजस्ट करना, चीज़ों को समझना, या कोई भी चीज़ अगर आप डिमांड कर रहे हैं तो उसके बाद सोचना कि वो लॉजिकल है कि नहीं लॉजिकल है। हमें लगता है कि बस हमारी कैपेसिटी है तो हम करेंगे। तो ये मुझे लगता है ना, ये हम पेरेंट रिस्पॉन्सिबल हैं फर्स्ट, जो अपने बच्चों को सेंसिटिविटी डेवलपमेंट करने में रोकते हैं। क्योंकि सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? आप टॉलरेट करना सीखें, आप एडजस्ट करना सीखिए, हम नए एटमॉस्फेयर में ये समझें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो फर्स्ट लेवल पे तो पेरेंट्स की प्रॉब्लम, वही नहीं सिखा रहे। उन्हीं को लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, हर इच्छाएं पूरी कर दें, वही ओवर प्रोटेक्टिव। और फिर इसके बाद जब बच्चा ये सब सीख जाता है, सेकेंड लेवल पे क्या जाते हैं हमारे स्कूल्स। जैसे अभी आपने कहा कि मारना नहीं, डांटना नहीं है, तो वो अवॉइड करते हैं। फिर बच्चा वहाँ पर भी चॉइस लेता है, जैसे कि पानी की बोतल ले जाएगा तो वो कार्टून कैरेक्टर ले जाएगा, बैग ले जाएगा तो कार्टून कैरेक्टर ले जाएगा, कॉपियाँ भी ले जाएगा तो वो अपनी पसंद या पेंसिल भी अपनी पसंद की ले जाएगा। तो कुल मिला के हर वक्त वो अपनी चीज़ें कर रहा है, और जब हम मजबूरी में उसको रोकना चाहते हैं फिर वो अगेंस्ट चला जाता है। वहाँ से हमको प्रॉब्लम आती है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं लगती, ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है हमारी कैपेसिटी हम कर रहे हैं। लेकिन जब वो प्रॉब्लम आती है तब हम इरिटेट होते हैं, तब हम उसके ऊपर एकदम से प्रेशर लगाते हैं। तो जो ब्रेन प्रेशर के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं था, वो प्रेशर कैसे लेगा? और यहीं से नुकसान हो जाता है। कहा जाता है कि माँ बाप जो हैं बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं, लेकिन जो नए नए पेरेंट्स बने हैं तो उनमें आपने क्या देखा है कि कॉमन कौन सी गलतियां वो करते हैं बच्चों के साथ अपने? नए नए पेरेंट्स वर्ड को समझते हैं, पेरेंट नया पेरेंट ही होता हाँ, है। तो मतलब कि उनका फर्स्ट किड है। मतलब ये एक्चुअली क्या है, ये मैं समझता हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट कि ये अपनी गलतियों को छुपाने का एक टैग लाइन है कि भाई हम तो हमारा फर्स्ट बच्चा था, हम नए नए पेरेंट थे। नहीं, हर पेरेंट नया पेरेंट होता है। दूसरी बात देखिए, कॉमन मिस्टेक्स ये है ना कि हम कॉपी करने वाले पेरेंट्स बन जाते हैं। मैंने कहा स्टार्टिंग में कि हम एक यूनिक बच्चे को पाल रहे हैं, इसका डीएनए अलग है, इसकी हर चीज़ अलग है, लेकिन हम उसे कॉपी करते हैं। कॉपी का इन द सेंस कि भाई तुमको भी जल्दी बोलना है। दूसरा, अब 3 साल का बच्चा हो गया है और टीचर कह रही है कि सर ये बोल नहीं रहा है। ऑफ कोर्स वो उतना फ्रिक्वेंटली नहीं बोल सकता, एक्सेप्टेड। पेरेंट्स सर्च करना शुरू करते हैं। एक्चुअली हमारे पास आजकल सबसे इजी है सोल्यूशन, गूगल पे जाइए, गूगल बोलता है कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम है। टीचर ही बोलती प्रॉब्लम है। मेरे पास पर डे ऐसे 2-4 फ़ोन तो आ ही जाते हैं जब पेरेंट कहते हैं सर बच्चा मेरा बोल नहीं रहा है, क्या ऑटिस्टिक है? एक ऑटिस्टिक वर्ड को लोगों ने पता नहीं क्यों इतना जनरल इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड बना लिया है। ऑटिज्म एक डिसऑर्डर है जिसको डायग्नोस करने में एक थेरेपिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को भी बहुत टाइम लगता है। बिकॉज हम खुद सेंसिटिव होते हैं कि हम एक छोटे बच्चे पे कमेंट करने जा रहे हैं, बिकॉज हमने कमेंट किया तो टैग लाइन लग जाएगी इसके ऊपर। लेकिन पेरेंट्स लगाते हैं, क्यों? तो ये सब कॉपी करने की आदत है। बच्चा हमारा वैसे चलेगा, नहीं चलेगा भाई। आपका बच्चा दूसरे बच्चे के बराबर, भले एज उसकी है, हो सकता है वो अपने ढंग से चले, वो हो सकता है अपने ढंग से वो बोले, हो सकता है उसकी राइटिंग अच्छी ना हो सकता है वो ABCD में स्टैंडिंग लाइन बाकी लाइनों को समझने में प्रॉब्लम करे, थोड़ा टाइम लगे उसको। ऑफ कोर्स। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमने स्कूल भेजा है तो वो स्कूल में सारे बच्चे एक सा बिहेव करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि छोटा बच्चा है, अभी वो पूरी तरह से यूनिक है। तो ये याद रखिए, थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। गलतियां यहीं करते हैं पेरेंट्स की, ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होके, ज़्यादा क्वालिफाइड अपने आप को समझते। देखिए हम लोग आजकल हम बहुत क्वालिफाइड हैं, हम सबके पास एजुकेशन है, और इतनी एजुकेशन है कि हम लोग उसका अब मिसयूज़ करते हैं। हर वक्त मैं देखता हूँ लोग गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं पेरेंटिंग के बारे में, चाइल्ड के बारे में, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन देखते हैं। यूट्यूब पे चैनल इतने अवेलेबल हैं जो आपको ये बताते हैं कि अगर आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप ये करिए जी। बट कोई ये नहीं बताता है कि क्या ज़रूरी है इतनी परेशान होने की। थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए, क्योंकि आप जितना परेशान है ना, वो अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो करे, वो बोले। वो कैसे बोलेगा? आप उससे कहते हैं कि नहीं बेटा ये बोलो, वो बोलो। जस्ट रिलैक्स, एक्सेप्ट इट ना, वो कैसा है। एक लिमिट के बाद तो देखिए, पहले जो प्रॉब्लम आती है, मुझे लगता है ना कि पेरेंट्स
कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा, और हर चीज़ में, मतलब स्पून पकड़ना है तो ऐसे पकड़ना है, ठीक, एकदम उसको परफेक्ट बनाना हाँ, है। जो उनके अकॉर्डिंग हाँ। जो वो दूसरे बच्चों को देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो उनकी थॉट, वो दूसरे वो बोरो करते हैं कि वो बच्चा ऐसे स्पून लेके खा रहा था, आपको भी ऐसे खाना चाहिए, आपको अच्छे से बैठना चाहिए, कंपैरिजन। हाँ, कंपैरिजन डेटा ट्रांसफ़र करते हैं हम, तुम ऐसे करो, और इसमें क्या होता है ना कि हम ज़्यादा स्ट्रेस होना शुरू हो जाते हैं, और यहीं से शुरू होती है पेरेंटिंग की पहली प्रॉब्लम, यानी आप ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, और आप जो चीज़ नॉर्मल है, नेचुरल है, उसको फोर्सफुली ख़राब करने में लग जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ एक गलती करना बंद कर दीजिए, प्लीज़ गूगल की हेल्प मत लीजिए, प्लीज़ दूसरे पेरेंट्स को कॉपी मत करिए, आपका बच्चा यूनिक है, आप अपने बारे में सोचिए ना, कि आपने किस क्लास में ABCD लिखना शुरू किया, आपने किस क्लास में ढंग से टिफिन ख़त्म करना शुरू किया, आप किस क्लास में ये समझते थे कि मेरी पेंसिल नहीं खोनी चाहिए, मेरे बॉक्स में रहनी चाहिए, या मेरी कॉपी के हर पन्ने पे नहीं लिखना चाहिए, या आखिरी में नहीं लिखना चाहिए। ज़रा खुद से सोचिए ना, हमें याद नहीं है क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने कभी इसको इम्पोर्टेंट दी ही नहीं, सही कह रहे हैं। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, कॉपी के पीछे लिख दिया तो क्या हुआ। हम उसको बताते हैं कि नहीं ये गलत है, पीछे नहीं लिखते, सीक्वेंस है, सीक्वेंस तो आपके लिए है ना, उसके लिए कोई उसके लिए जो पेज खुल गया वो सीक्वेंस है, वहीं पे 1 2 3 लिख देगा, उसको आता है। तो देखिए, ओवर कॉन्शियसनेस सबसे बड़ी बीमारी है, और इसको सही कहीं ना कहीं सपोर्ट देने वाले डेटा अवेलेबल हैं जो कि गूगल है, और फिर एज अ पेरेंट हम लोग क्योंकि एजुकेटेड हैं और हम ये मानते हैं कि हम एजुकेटेड हैं, तो हम लोग अपनी एजुकेशन का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा अगर ये कॉन्शियसनेस को हम कम कर लें और बच्चे को एक्सेप्ट कर लें, फिर देखिए क्या इतना अच्छा लगता है, बच्चा भी डेवलप करेगा और आप भी डेवलप करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। जैसे एक पेरेंट है जिसमें माँ बाप जो हैं दोनों वर्किंग हैं, और एक कपल है जिसमें जो है मम्मी हाउसवाइफ हैं, वो बच्चे की पूरी तरीके से जिम्मेदारी उठा रही हैं, जैसा कि भारत में, हमारे देश में माना जाता है कि एक माँ की जिम्मेदारी होती है बच्चे को अच्छी परवरिश देना। तो आपका क्या इस पे कहना है कि कौन से बच्चे की अच्छे से परवरिश हो जाएगी, जो माँ बाप दोनों वर्किंग है, या माँ घर पे रह के बच्चे की परवरिश अच्छे से कर रही है? कुछ इफेक्ट पड़ता है इसमें बच्चे की परवरिश से को लेकर के? देखिए, इफेक्ट है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कोई कॉमन इफेक्ट है, अलग अलग चीज़। मैंने कहा यूनिक बच्चा है, यूनिक प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जहाँ पे एक पेरेंट वर्क कर रहा है वहाँ पे बच्चे पे थोड़ा ज़्यादा मदर फोकस कर लेती है, लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, अब सवाल है कि प्रॉब्लम है कि सोल्यूशन नहीं है? सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है ना कि पहले तो ये समझते हैं कि हमारी लिमिटेशंस क्या है। ऐसा नहीं है कि काम करना या फीमेल का काम करना ये कोई नई फिनोमिना है, पहले भी लोग काम करते थे और अच्छे पेरेंट्स भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहली चीज़ क्या सीखना होगा कि बच्चे को कोई एक पेरेंटिंग करेगा तो अच्छा होगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये बोलते हैं ना कि मदर करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं, बच्चा एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल, उसमें मदर फादर के साथ साथ पूरी फैमिली आती। तो पहले तो ये समझना होगा कि बच्चा किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दूसरा सबको रोल प्ले करना है। अब मान लीजिए कि दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, तो वर्किंग का मतलब ये है कि हमें एक नए तरह की पेरेंटिंग करनी होगी। तो उस नए तरह की पेरेंटिंग की, देखिए सबके लाइफ चैलेंजेस हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हर कोई एक जैसा करे, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि चलो मिल के बेटर करें। और बेटर करने का तरीका ये है कि अपनी लिमिटेशन समझते हैं। अगर दो पेरेंट्स हैं तो ड्यूटीज़ को हमें ट्रांसफ़र करना होगा, मैनेज करना होगा, क्योंकि एक इंसान जो पूरा दिन घर में रह के काम कर सकता है वो काम हम मैनेज करके भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर हस्बैंड वाइफ कम्युनिकेट आपस में अच्छा करें और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनिए, क्योंकि देखिए क्या है ना कि ये कोई जोक नहीं है, आप एक बच्चे को डेवलप कर रहे हैं और फिर आपको लगता है ना कि आपके बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हम ये क्यों मान लेते हैं ना कि हमारा कोई रोल नहीं। अगर अच्छा हुआ तो बच्चा आपका और गलत हुआ तो किसका? सारा रोल हमारा है, क्योंकि हम स्टार्टिंग। अच्छा देखिए, एक बड़ी यूनिक बात मेरी याद समझ में आपको मैं कहूँगा यहाँ से कि हमें लगता है ना कि बच्चे को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट बच्चे बोलने से नहीं सीखते, बच्चे आँखों से सीखते। जी बिल्कुल, हमारी जो आँखें हैं वो सब कुछ सिखाती हैं।
आप देखेंगे ना बच्चा आपकी जगह जैसे ऐसे बैठेगा, आप जैसे बोलते, इवन आप जब झगड़े करेंगे तो वो बीच में वो कमेंट करेगा, रोकने के लिए भी करेगा या आपको डांटेगा भी। उसको पता है कि झगड़ा हो रहा है, और फिर कुछ दिनों के बाद वो झगड़ा करेगा आपसे और वही बोलेगा जो आप पहले बोल रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो कुछ समझते हैं एटमॉस्फेयर को। पेरेंटिंग एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजेबल है, ऐसा नहीं है कि मैनेजेबल नहीं है, लेकिन हाँ वो कैसे होगा, आपस में कम्युनिकेट करके, आपस में मैनेजमेंट करके। और बिल्कुल फ्रस्ट्रेट मत होइए, क्योंकि क्या है ना कि बीच का रास्ता निकालना मुश्किल ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं है। थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज हम ये नहीं कर सकते कि हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। बच्चा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो एडजस्टमेंट एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करेंगे तब हो पाएगा। तो ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। मैं अपनी काउंसलिंग देता हूँ कि बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं कि सर मदर ने ध्यान नहीं दिया है, वो कहते हैं अरे फादर के पास टाइम नहीं है सर, वो बिजनेस में है तो मॉर्निंग में जाते हैं रात में आते हैं। ये कॉन्सेप्ट गलत है। हम ब्लेम गेम करना बंद करें, क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए। प्रॉब्लम खराब होने के बाद बोलने से क्या फ़ायदा भाई, वो तो खराब हो गई। तो शुरुआत फिर से बोलूँगा कि कम्युनिकेट अच्छे से करिए, एक्सेप्ट करिए कि बच्चे की पेरेंटिंग मिलके करनी है, और कोई सिचुएशन आइडियल नहीं होती। तो बिल्कुल गिल्ट मत लीजिए कि हम ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, कम नहीं दे पा रहे हैं। आप जितना दे पा रहे हैं उसको ढंग से दीजिए, क्योंकि बच्चा भी सेंसिटिव है, वो भी एक ह्यूमन ब्रेन है, वो भी अपनी सिचुएशन को देखता है, सराउंडिंग को समझता है, तो वो समझेगा, रिस्पॉन्ड भी करेगा। बट आप गिल्ट में ना जाए, और थोड़ा सा अगर मैनेजमेंट हम लोग खुद करना सीख लें तो मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको अच्छी पेरेंटिंग ना कहा जा सके। तो फिलहाल इस तरह से सोचेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्यूबल है, और कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला यही है कि आप ज़्यादा सोचते रहिए, आप भी अपग्रेड होइए और बच्चे को भी डेवलप करिए। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, टीन एज पे आते हैं हम। कहा जाता है जब बच्चा टीन एज में आता है तो वो माँ बाप से थोड़ी दूरी बनाकर दोस्तों के थोड़े करीब हो जाता है। तो इस सिचुएशन को माँ बाप को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, बहुत पता नहीं कि हम लोग फॉर्मूले याद करना पसंद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे दूर हो जाते हैं, ये है कि उनको उतना इंटरेस्ट नहीं रहता पेरेंट्स में। रीज़न ये नहीं कि पेरेंट्स में इंटरेस्टेड नहीं है, रीज़न ये है कि वो अपनी लाइफ में ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। क्योंकि आप जब एक बच्चे को पालते हैं तो आपका सारा फोकस वो होता है, सुबह से शाम उसका टिफिन, उसका खाना पीना, जगना सोना सब आप कर रहे होते हैं। तो फिर आपको एक दिन लगता है कि अब वो खुद जग रहा है, वो खुद कॉलेज जा रहा है, खुद लौट के आ रहा है, खुद खाना भी खा ले रहा है, हमसे बात भी कम कर रहा है। तो हमें लगता है कि वो हमें इग्नोर कर रहा है, बट एक्चुअली क्या है ना कि वो डेवलप कर रहा है। तो इसको निगेटिव नहीं लेना है। अच्छा, करना क्या चाहिए? देखिए, टीनेज एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट होता है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे मुझे लगता है ना कि पेरेंट्स अमूमन गलतियाँ कर जाते हैं, क्योंकि ना तो बच्चा पूरे से बड़ा हो चुका है ना वो छोटा है। हम ये एक्सेप्ट करें कि वो डेवलप हो रहा है, हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं नेसेसरी कि नहीं ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है। अगर वो क्यूरियस है, कोई नया काम करना चाह रहा है, तो आपको थोड़ा उसको वॉच करना है, ऑब्जर्व करना, आपको डिसीजन नहीं देना है। जैसे कि मान लीजिए जनरली जो कंप्लेन आती है पेरेंट्स की कि सर बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेल रहे हैं। ठीक है, आप एक काम क्यों नहीं कर सकते, आप पहले तो वो वीडियो गेम उसके साथ बैठ के खेलना शुरू करिए ना। उसकी देखिए, आप ये छोटा बच्चा नहीं है कि मैं कहूँ कि 5 साल का बच्चा है तो हम वहाँ पे कुछ अलग तरीका अपना सकते हैं। लेकिन अगर एक 16-17 साल का बच्चा है, देन आप ये नहीं कह सकते कि इसको बंद करो, बिकॉज वो आपने शायद कहा नहीं पहले। अब क्या करने की ज़रूरत है? एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उसका इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। उसके दोस्तों से इन्वॉल्व होइए, उसके एटमॉस्फेयर से इन्वॉल्व होइए। वो ऐसा मत करिए कि उसको आपने ट्यूशन टीचर को भेज दिया, आप रिजल्ट आएगा तो डिस्कशन होगा। नहीं, ट्यूशन टीचर से डिस्कशन करिए ना कि क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, क्लास में कैसा परफॉर्मेंस है। अननेसेसरी इंटरफेयर मत करिए, बट कनेक्टेड तो रहिए। मुझे लगता है कि जैसे देखिए, टीनेज भी एक बड़ा क्रूशियल टाइम है पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि ये उनके लिए शायद एक एक्सेप्टेंस स्टेज होती है कि हाँ ये बच्चा अब बड़ा होगा, बड़ा हो जाएगा, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये भी एक इंडिविजुअल इंसान है जो अपने आप जर्नी शुरू करेगा। बहुत बार देखिए, मैं बताऊँ, बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं कि सर बाहर पढ़ने नहीं भेजेंगे। अगर बाहर चले गए, हाँ बाहर पढ़ने भेजेंगे तो क्या होगा, फिर हम अकेले रह जाएंगे। ये एक्सेप्ट करिए ना, आप उसके करियर, उसकी ग्रोथ में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। आप भी चाहते थे बच्चा अच्छा पढ़े, मेहनत करे, अच्छे नंबर लाए। अब जब वो डिजर्व कर रहा है बेटर करने के लिए, देन आपको लग रहा है कि नहीं इतना नहीं करना चाहिए। तो हर कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं। तो ये कब होगा? जब टीनेज में आप भी डेवलप होंगे।
तो टीनेज डेवलपमेंट सिर्फ बच्चे का है, अगर ऐसा है फिर तो गलती हम पेरेंट्स से हो रही है। हमारा भी डेवलप होना होगा, हमें एक्सेप्ट करना होगा कि वो एक छोटा सा बच्चा जो 1 महीने या 2 महीने था आपकी इमेज में, अब वो 15 साल का हो गया, 16 साल का हो गया, अब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वर्ड बोलेगा, देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर वो फ़ोन पे किसी से एक्सेस में बात कर रहा है, देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आप उसकी चौकीदारी करना बंद करिए कि किससे बात करे किससे ना करे, कौन सही है कौन गलत है। आप अपने फॉर्मूले उसको दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। वो भी तब जब आपका दोस्त बन जाएगा। हाँ। थोड़ा दोस्ती करने की कोशिश करते हैं और टीनेज को अपना भी एक टीनेज समझ लेते हैं कि हम भी थे ऐसे ही जी। अगर हम डेवलप हुए तो ये भी होगा। तो डरना बंद करते हैं और थोड़ा डेवलप करना सीखते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बात तो होगी बच्चों की, लेकिन हम थोड़े अगर सेंसिटिव टॉपिक पे आएँ कि आजकल देखा गया है कि बच्चों माँ बाप ने थोड़ा सा बच्चे को डांट दिया, ठीक है, तो उसका जो मेंटल स्टेट है वो सुसाइड तक पहुंच जाता है। तो इस बारे में क्या कहेंगे कि पेरेंट्स सपोर्ट भी कर रहे हैं, बच्चे से कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, लेकिन अचानक बच्चा स्कूल से आया, माँ बाप ने पूछा खाना वाना खाया उसने, कुछ कोई बात हुई, मम्मी ने डांट दिया और अचानक ऐसी सिचुएशन आ गई सामने माँ बाप के। तो इसको कैसे मतलब कैसे समझ सकते हैं एज अ पेरेंट? समझिए क्या होता है ना, जब भी ऐसा कोई इंसिडेंस होता है जी, तो हम लोग बेसिकली उस सिचुएशन को सोचते हैं कि सुसाइड हो गया। हर सुसाइड की अपनी एक कहानी होती है, हम ये एक्सेप्ट करें कि नहीं होती ऐसा नहीं है। हर सुसाइड एक लंबी चेन रिएक्शन है जो एंड होती है किसी एक पर्टिकुलर जगह। मोस्टली लोग कहते हैं ना कि भाई हमने डांट दिया बच्चे ने सुसाइड कर लिया, बात इतनी छोटी है ही नहीं। यहाँ बात खत्म हुई है ना, शुरू तो नहीं हुई थी, शुरू कहीं और हुई थी। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखते हैं कि सुसाइड जैसी चीज़ें तो एंड प्रोडक्ट हैं, उससे पहले क्या हुआ ये ध्यान रखना जरूरी है। पहला, अगर बच्चा सुसाइड कर रहा है तो कुछ तो रीज़न होगा, बिना रीज़न के तो होगा नहीं कि अब मैं डांटा सुसाइड हुआ। अब ऐसे मान लीजिए हमने डांटा उसको कि आपको हम मोबाइल नहीं देंगे, हाँ, भाई कुछ तो पॉइंट होगा ना, सुसाइड किया उसने, अब उसने जाके सुसाइड कर लिया। आइए इसी भी बात कर लेते हैं। मोबाइल नहीं देंगे, आप एग्रेसिव होकर मोबाइल हटाना चाहते हैं, इसका कोई और तरीका भी तो हो सकता था। आपको भी समझना होगा ना कि आपके बच्चे सेंसिटिविटी बढ़ गई है, आप क्यों इतने रिजिड हो रहे हैं, आप क्यों चेंज नहीं हो रहे हैं। देखिए, मैं तो पहले पेरेंट की नज़र से देखना चाहता हूँ सिचुएशन को, क्योंकि देखिए अगर मैं बच्चे की नज़र से देखूँ तो क्या वहाँ सुसाइड हो चुका है, उधर नहीं चलते, पहले पेरेंट्स की नज़र में चलते हैं। तो पहला सोल्यूशन पेरेंट्स के लिए है कि देखिए सुसाइड एक एंड है, चेन रिएक्शन उससे पहले हो रही होती है। ध्यान रखिए ना, ध्यान रखिए कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है बच्चे के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइफ ख़त्म करने जैसा इम्पोर्टेंट या इतना डिसीजन कोई एकदम से ले लेगा या हो जाए, नहीं। तो उसके पीछे बहुत सारी प्रोसेस है। अपना कम्युनिकेशन ध्यान रखिए, अपना पेरेंटिंग ध्यान रखिए, खुद पे ध्यान रखिए, आपका बिहेवियर कैसा है। आप एग्रेसिव तो नहीं है, आप चीज़ों को हैंडल करने में तो नहीं, और फिर सुसाइड जैसी चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। हमारा मीडिया, हमारा सारी सिस्टम इसको बहुत हाईलाइट करता है। हमारे यहाँ लोग डिस्कस करते हैं कि अरे उसके बच्चे ने सुसाइड कर लिया जी। मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे बात ही नहीं होनी चाहिए, पब्लिक में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम लाइफ में डेथ की बात कभी नहीं करते। सोचिए, कभी हम लोग बात करते हैं कि हमारी डेथ हो जाएगी? कभी करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि बता सिखाया ही नहीं गया। अगर करेंगे तो क्या होगा कि वो थॉट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन सुसाइड क्योंकि वो दूसरे से कनेक्टेड, हम सुसाइड के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहली बात है इन चीज़ों को बात बंद करना होगा। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम है पहला हमारा रिलेशन, दूसरा ये जो थॉट्स बार बार आ रहे हैं इसमें। अब आते हैं बच्चों ने, देखते हैं कि वो बच्चे करते क्या है। देखिए, एक डॉक्टर जेम्स सी कोलमैन है, उनकी काफ़ी अच्छी रिसर्च है इस बारे में सुसाइड को लेकर। उन्होंने सुसाइड को क्लासीफाई किया। उन्होंने कहा कि सुसाइड कई तरह का होता है। पहले होता है टू बी। सो व्हेन यू आर सर्टेन यू वांट टू डाई, इट्स परफेक्टली ओके, आप कमिटेड हैं। ये ऐसे लोग मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। मीन्स ऐसे लोग ट्रेन के सामने खड़े हो जाएंगे, मतलब ये वो तरीका अपना लेंगे जो लीथल है। ट्रेन के सामने खड़े हो गए, पानी में कूद गए, ये लीथल, ये टू बी वाले हैं, मतलब ये डिसऑर्डर है। फिर उन्होंने ये कितना होता है, उन्होंने कहा कि लगभग 5% के आसपास ये ऐसे केसेस आते हैं जो सुसाइड हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक कैटेगरी बीच की होती है, जिस टू बी और नॉट टू बी की होती है। बेसिकली सुसाइड यहाँ होता है, करना चाहते हैं नहीं भी करना चाहते। जैसे क्या मान लीजिए कि बच्चे, हम लोग पढ़ते हैं ना कि बच्चे ने खेल खेल में फंदा लगाया, लटक गया।
अब फंदा लगाया, लटक गया, सुसाइड तो करना नहीं चाहता था वो। कि टू बी नॉट टू बी बड़ी खतरनाक स्टेज। देखिए ह्यूमन बॉडी, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी किंगडम में, यूनिवर्स में सबसे खराब बॉडी। आप सोचिए कि एक एलिफेंट सुसाइड करना चाहे तो क्या करेगा, एक राइनो करना चाहे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, नेचर ने दिया ही नहीं उसके पास। बट एक ह्यूमन करना चाहे तो उसकी बॉडी, उसका स्ट्रक्चर बना हुआ इस तरह से कि वो तुरंत रिएक्ट करता है। तो एक बात समझते हैं कि ये सब कुछ चीज़ें एक तरीके से हमें समझनी होंगी, और टू बी नॉट टू बी की फेज़ है जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो देखिए फिलहाल आप बच्चे से कुछ भी बात करिए ना, तो आपको थोड़ा सेंसिटिव होना होगा जी। हम सेंसिटिव नहीं होते, हम ऐसी बातें बोलते हैं, मुझे लगता है उसको बुरा नहीं लग रहा। फिर होता क्या है कि सिर्फ ये बात हो रही, सुसाइड के बारे में बात हो रही, अरे ये बताइए ना कि डांटने में आपने क्या वर्ड यूज़ किया, आपने उसको बोला क्या, इससे कोई डेटा अवेलेबल तो है नहीं कि कोई मुझे ये बताया कि मैंने क्या बोला था उसको, जी। कितना हर्ट हुआ था। तो देखिए एक तो ये प्रॉब्लम कि हम पेरेंट्स को थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा। दूसरा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ह्यूमन बॉडी अच्छी नहीं है, गलतियां होती, 90% टू बी नॉट टू बी है। आप नहीं चाहते लेकिन हो जाता है। आपने कुछ खा लिया, गलत रिएक्शन हो गया, आप छत पे खड़े हो गए, आपका पैर फिसल गया, आपने गले में लगाया और वो फंदा टाइट हो गया, इतनी दूरी पर भी डेथ हो जाती है। सो बहुत सारे एक्सपेक्ट हैं, लीनियर नहीं सोचना है, क्योंकि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है, लेकिन हर तरफ से सोचना होगा। तो पेरेंट्स, बच्चा, सबको ध्यान देना होगा। और फिर से कहूँगा कि इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। हम उन चीज़ों को प्लीज़ हाईलाइट ना करें जो इन चीज़ों को बताती हैं। देखिए अच्छा बुरा आप कैटेगराइज करते, ब्रेन कैटेगराइज नहीं करता, ब्रेन अट्रैक्ट होता है। आप बोलो ना कि ये नहीं करना है, अब वही करेगा ब्रेन। तो ब्रेन तो अट्रैक्ट होता है ना, तो हम उस चीज़ को दे क्यों जो अट्रैक्टिव है, ब्रेन के लिए अट्रैक्टिव। तो ये सब चीज़ें एज ए मीडिया हमें लगता है हमें डिस्करेज करनी चाहिए, और हमें ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए जो पॉजिटिव हो, जो अच्छा फील कराएं। हमें स्टोरीज दिखानी चाहिए कि किसी के कम मार्क्स आए, उसने अच्छा काम किया। हमें स्टोरीज दिखानी चाहिए कि कोई ज़्यादा मेहनत कैसे किया जाता है। हमें स्टोरी दिखानी चाहिए कि टीचर ने हेल्प किया, बच्चे की लाइफ बदल गई। हम उन स्टोरीज को क्यों नहीं दिखाते, हम बस सक्सेस के पीछे फॉलो हैं। हम एक इंसान को दिखाते जो 99% नंबर ले आया, हम उसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं जो 98 भी लाया, 97 भी लाया, 90 भी लाया, 80 भी लाया, जो पहले 75 लाया था वो 76 भी लाया। हम इनकरेज कहाँ कर रहे हैं, हम तो बस फियर क्रिएट कर रहे हैं, और ये फियर ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचते हैं और सिर्फ डिसीजन नहीं लेते हैं, इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग हम नहीं बने हैं सुसाइड करने के लिए, हम लोग एक्सेल करने के लिए बने हैं। आज हम लोग सिविलाइज्ड हैं, आज हम इस पूरी दुनिया पे हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग श्रेष्ठ हैं। तो वो यूनिकनेस, वो श्रेष्ठता, वो डेवलप करना देखिए पेरेंट्स के हाथ में है। तो कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मोबाइल और इंटरनेट और बदलती लाइफस्टाइल में अच्छी पेरेंटिंग और सही पेरेंटिंग करना आसान है। बस हमें अपने बच्चों को थोड़ा टाइम देना चाहिए, उनको थोड़ा फ्री छोड़िए आप, और उनको अपने डिसीजंस लेने दीजिए। तो बाकी फ़िलहाल के लिए इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे इस पॉडकास्ट से ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जिनका जवाब आपको मिला होगा, और जल्दी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।